अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। तहरीक इंसाफ और हुक्मरान जमात पीडीएम के माबैन इलेक्शन की तारीख के हवाले से डायलॉग डेडलॉक का शिकार है। शायद इसीलिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब 10 मई से 14 मई तक एक बार फिर 5 दिनों में 5 बड़े जलसे करने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या पीटीआई के ये जलसे किसी एहतजाजी तहरीक में तब्दील होकर एक नए लॉन्ग मार्च की जानिब बढ़ रहे हैं, या फिर अदालत उस्मा की हुक्मतूली के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ सकता है और हालात कोई नई करवट ले सकते हैं। पीटीआई तमाम असम्बलियों की फौरी तहरील का मुतालबा करते हुए जुलाई के वस्त तक इंतखाबात चाहती है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद सितंबर से अक्टूबर के दरमियान इलेक्शन कराने पर इसरार कर रहा है। अगर तहरीक इंसाफ की बात मानी जाए तो असम्बलियां 14 मई से कबल तोड़ना होंगी, लेकिन अगर हुकूमती इत्तेहाद की तजवीज़ को कबूल किया जाए तो असम्बलियां तोड़ने और इंतखाबात कराने का मामला चंद माह के लिए टल जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी तौहीन अदालत और मुमकिना नाअहली से बच जाएंगे। तहम बाज़ नाक़दीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इलेक्शन का इनेकाद अक्टूबर से भी आगे ले जाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत एक ऐसी कानून साजी शुरू कर चुकी है जिसके तहत आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार सदर मुमलकत से वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को देने का फैसला किया गया है। काबीना की कमेटी बराए कानून साजी के हालिया इजलास में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी दी जा चुकी है। इस तरमीमी बिल को काबीना के आइंदा इजलास में मंजूर कराया जाएगा, जिसके बाद इसे पार्लियामान से भी मंजूर करा लिया जाएगा। आम इंतखाबात केस की 5 मई को होने वाली समात में फारूक शनाइक ने 3 रुकनी बेंच से इस्तदा की थी कि इलेक्शन की तारीख का मसला हल हो जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सिर्फ वादे करते हैं। हुकूमती वकील फारूक शनाइक ने चीफ जस्टिस से कहा था कि इस पर फैसले को निपटा दें और यह कह दें कि फरीकैन एक तारीख पर इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। इस केस की समात खत्म हुए आज चौथा रोज है, लेकिन हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ से बामानी मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई। हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमारा मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं, हमारा फैसला मौजूद है, उस पर अमल दरामद होना है, मगर तारीख इस फैसले पर अपनी मोहर सब्त करेगी। मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं, सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और पॉलिटिकल एनालिस्ट सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, सर डेडलॉक तो बहरहाल दोनों के दरमियान मौजूद है, आपके भी और पीटीआई के दरमियान भी। एक आखिरी इजलास में भी जो पेशरफ्त होना थी हतमी तारीख की, वो नहीं हो सकी थी और उसके बाद फिर अभी तक दोबारा कोई मुज़ाकराती इजलास नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये तो मामला फिर अब हल तलब है और हल तलब ही रहेगा दोनों तरफ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है कि इस बात के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है कि एक दिन तमाम इलेक्शन होने चाहिए और ये इस बात पे भी एग्री हुआ है कि जो है वो केयर टेकर सेटअप मौजूद हो मुल्क के अंदर तमाम सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में नेशनल लेवल पे जो है वो उस वक्त क्या कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए ताकि तमाम लोगों के लिए और तमाम पार्टीज़ के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और उसका फिर रिज़ल्ट भी तमाम लोग तस्लीम करें। मगर अनफॉर्चुनेटली जो है वो काफ़ी हमारी जो है वो कोशिश के बावजूद जो है वो एक डेट पे एग्री नहीं किया और मैं ये समझता हूँ उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 14 मई का आ गया था तो पीटीआई को ये लगा कि उन्हें ज़रूरत नहीं है हमारे साथ किसी डेट पे एग्री करने की, जब उनके पास ऑलरेडी उन्हें लेवरेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मिल गई थी। तो उन्होंने बाकी बातों पे तो हमारे से जो है वो एग्रीमेंट किया है, मगर डेट के ऊपर वो एग्री नहीं कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी है। तो डॉक्टर साहब, अगरचे आप भी शायद कुछ पीछे हटे हैं, पीटीआई भी आगे जा चुकी है। 14 मई की बात तो बहुत पीछे रह गई, वो तो नामुमकिन है। 14 मई से आगे पीटीआई जा चुकी है। शायद जो बजट के ऊपर इख्तलाफ था उसके ऊपर भी पीटीआई इस नुक्ते पर आ गई कि बजट आप दे दें, उसके बाद करवा लेते हैं। आपको कुछ और पीछे आना था, शायद आपकी तरफ से तारीख पीछे नहीं आ पा रही। नहीं देखिए, बजट का मतलब ये है कि मामलात जो हैं वो एंड ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक जाएंगे। तो अब मुझे समझ नहीं आती बात औक़ात कि हम एक ला हासिल किस्म की एक उसके अंदर घुस गए हैं मतलब कि क्या 7 जुलाई और क्या 12 अगस्त, कितनी हुकूमत का जो है वो टाइम में टेन्योर में फ़र्क होगा। और वैसे भी अगर असेंबलियाँ वक्त से पहले तोड़ेंगे तो 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे।
अगर असेंबलियाँ टाइम पे टूटेंगी तो 60 दिन बाद इलेक्शन होंगे। तो 12 अगस्त ये इसका बात मतलब है ज़हन में फाइनल है रखनी आपकी चाहिए। तरफ से डॉक्टर साहब, 12 अगस्त फाइनल हो गई आपकी तरफ से, प्रपोजल यही है? नहीं, 12 अगस्त को तो ख़त्म हो जाएंगी ना असेंबलियाँ, वो तो नहीं, हमारे असेंबली पास 18 अगस्त ऑप्शन को है ही खत्म नहीं। होगी, 18 अगस्त को। नहीं नहीं, 12 अगस्त को असेंबली का टाइम ख़त्म हो जाएगा। देखिए 12 अगस्त आखिरी डेट। हल्फ जो जो वज़ीर आज़म साहब ने यानी इमरान खान साहब ने उस दौर में जो क्लेम किए थी मेजॉरिटी, वो 18 अगस्त को की थी शायद। लेकिन जो डेट स्टार्ट होती है वो तो जिस दिन ओथ ली जाती है पार्लियामेंट की, उस दिन से स्टार्ट होती है ना। पार्लियामेंट के 5 साल होते हैं, ठीक वजीर है। आजम कुछ 4 5 6 दिन बाद ही बनता है। आप ठीक कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं यानी 12 अगस्त, उसका मतलब फिर तो वही तारीख हुई जो तारीख है फितरी तौर पे 5 साल की तारीख हुई, उस पर ही खत्म होना था, तो वो तो फिर उसी पे होगा ना, उस पर फिर आपकी तरफ से कोई बार्गेनिंग पोजीशन तो ना बनी? नहीं, हमने बार्गेन ये किया ना कि हमने ये कहा इनको कि 8 अक्टूबर की डेट है। हम 8 अक्टूबर से आगे भी लेके जा सकते हैं, नवंबर में भी लेके जा सकते हैं आईनी तरीके से। हम्म। लेकिन हमने इन्हें कहा कि ठीक है, अगर आप हमसे एग्री करते हैं तो हम सितंबर में किसी एक डेट के ऊपर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 23 सितंबर की डेट जो थी वो एक मौजूद दिन बन रहा था, जिसके अंदर जो है वो मतलब आप वो टाइम ऑफ द वीक भी देखते हैं और ज़ाहिर है वो छुट्टी होनी चाहिए सब कुछ। तो वो एक मौजूद डेट बन रही थी, मगर अनफॉर्चुनेटली पीटीआई को ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरा ख्याल है, बड़ी एक लुक्रेटिव ऑफर थी, मगर उन्होंने उस पर भी एग्री नहीं किया। और मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो सारा का सारा जो नेगोशिएशन है, मैंने पहले भी कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आइन में ये जो है वो लिखा हुआ है 12 अगस्त को असेंबली ख़त्म हो जाएंगी, 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और उससे अच्छा, आगे जो है वो आप आइन के नवंबर बारे तक में जा कुछ सकते हैं और भी है। मैक्सिमम, लेकिन भी मैं ज़रा साबिर शाकिर साहब को भी शामिल कर लूँ। और चीफ जस्टिस साहब ने पहली बार गुज़श्ता जब से ये क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल, उन्होंने किसी पब्लिक फोरम पे खिताब किया और उस खिताब में इस पर बात की। दिखाएं जी। When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. जी साबिर शाकिर साहब, हुकूमत कह रही है कि आइन की इंटरप्रिटेशन हमारे मुताबिक ये है, अदालत कह रही है कि इंटरप्रिटेशन का राइट हमारा है, और इंटरप्रिटेशन ये है कि 90 दिन का मतलब है 90 दिन। इंटरप्रिटेशन तो इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहली दफ़ा अमीर क्वेश्चन उठाया गया है, बल्कि बनाया गया है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर नहीं होने, बल्कि इंतखाबात कोई ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, हुकूमत वक्त की मर्ज़ी है कि वो जब चाहें करवाएं, जब चाहें ना करवाएं। इसलिए वो 90 दिन का जो लिखा गया था और वर्ड भी यूज़ किया गया कि शेल, और ये लाजमी तकाजा है कि अगर कोई भी असम्बली टूटती है, कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है, और उस असम्बली के टूटने के अमल को चैलेंज नहीं किया जाता और उसको गवर्नमेंट तस्लीम कर लेती है, तो उसके बाद 90 दिन से पहले पहले इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। ये सवाल आज तक ये इतना मुस्तनद बात थी कि इस पे कभी सवाल ही नहीं उठा, कभी भी सवाल नहीं उठा। वो 88 में असम्बली तोड़ी हो, उसके बाद ये जमहूरियत की बात कर। हाँ, अलबत्ता मार्शल लॉ के ज़माने में यही सूरत हाल होती है जो इस वक्त है कि मार्शल लॉ में ये होता है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं और उसके बाद फिर डिक्टेटर की मर्जी होती है कि वो जब चाहें इलेक्शन करवाएं या जब चाहें ना करवाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चला गया, पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ से तारीख आ चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े क्लियरली बता चुके हैं, एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी कि अगर एक दरमियानी रास्ता यही है कि आप तमाम इंतखाबात अगर एक ही दफ़ा करवाना चाहते हैं, जैसे कि पीडीएम और गवर्नमेंट चाहती है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा पीछे आ जाएं और पीछे आके एक तारीख पे इत्तेफाक करें, और वही तारीख आप वो एग्रीमेंट या जो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान है, उससे आप सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें। लेकिन उसके लिए भी लेजिस्लेशन ज़रूरी थी, जरूरी है। उसके लिए भी उसको लीगल कवर, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना ज़रूरी था। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं आपको बताऊं कि ये जो काम इस वक्त हो रहा है, या हो चुका है, होने वाला है, बल्कि अब तो ज़ाहिर है 14 मई के बाद हो जाएगा। ये जैसे
किसी मुल्क में मार्शल्ला लगता है, हमारे मुल्क में जब मार्शल्ला अयूब खान का मार्शल्ला लगा, याहिया खान का लगा, और उसको इंडेमनिटी देती है अगली आने वाली पार्लियामेंट, एक स्पेशल लीगल कवर देती है। उसके बाद ज़ियाउल हक के सारे मामलात को लीगल कवर दिया गया 85 की असेंबली में। उसके बाद परवेज मुशर्रफ के सारे गैर आईनी गैर कानूनी मार्शल्ला इकदामात को कवर दिया गया आने वाली असेंबली ने 2002 में। फिर ये इसी वक्त ऐसा ही सूरत हाल इस वक्त है, क्योंकि आइन इस वक्त टूट चुका है और गैर आईनी इकदाम हो चुका है। इसीलिए तो वन टाइम वो कह रहे हैं ना कि लेजिस्लेशन की जरूरत होगी, उसको लीगल कवर देना होगा। तो आइन तो टूट चुका है, ये तो फरीकैन मान रहे हैं। अच्छा, ये इसमें अपोजिशन भी मान रही, साबिर ये हुकूमत भी साहब, इसमें अब चूंकि आज 8 मई गुजर गई, 14 मई छठा दिन बनता है, यानी अदालत की तरफ से जो वक्त था वो 6 दिन के बाद ख़त्म हो गया है। एक ब्रेक के बाद इसी पे आप ही से शुरू करूंगा कि अब तक तो अदालत वक्त दे रही थी या फैसला दे रही थी या मोहलत दे रही थी, 6 दिन के बाद तो अदालत मोहलत नहीं दे पाएगी, फिर क्या करेगी? ब्रेक के बाद खुशामदेद। साबिर शाकिर साहब, 8 मई ख़त्म हो गया, 14 मई तक का वक्त है और उसमें इलेक्शन मुमकिन नहीं है। कोई जादू का चिराग भी रगड़ेंगे, कोई मुआवजा भी इंसानी करके दिखाएंगे तो शायद मुमकिन नहीं है 6 दिन में इंतखाबात। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट फिर इंतहाई कोई कदम उठा सकती है। अब सिर्फ और सिर्फ हुक्म लिखा जाना है। अब गवर्नमेंट के पास जो है वो 3-4 दिन है। गवर्नमेंट 3-4 दिनों में गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में बैठ के कोई मामला तय कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट आज जो हियरिंग हुई थी ये प्रोसीजर बिल की, उसमें भी आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3 हफ्ते के लिए उसको मौखर कर दिया है और पार्लियामेंट को, स्पीकर को ऑर्डर कर दिया है कि आप रिकॉर्ड सारा पेश करें। उस साइड से गवर्नमेंट बिल्कुल अदलिया उससे फारिग हो गई है और उसमें आज भी ये खबरें चलवाई गई या की गई, जैसे भी असेसमेंट थी कि आज बेंच टूट जाएगा, आज 2 जजेस अलग हो जाएंगे, इस तरह की खुशफहमियों में भी मुब्तला किया गया। लेकिन आज हमने देखा कि कोर्ट प्रोसीडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 3 हफ्ते के लिए वो मामला चला गया। अब फोकस्ड होगा इसी पे, ये जो 14 मई वाला ऑर्डर है, इस पे चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर लिखना है, इस फुल बेंच ने, और वो ऑर्डर जारी कर देना है। अब उससे 3 दिन पहले, 3-4 दिन हैं, 3-4 दिन में अगर कोई गवर्नमेंट कर सकती है या अपोजिशन कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो गवर्नमेंट है उसका सारे का सारा इन्हिसार है वो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे। वो देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि एस्टेब्लिशमेंट हमें सपोर्ट करेगी और हम इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करती भी है तो मेरा ख्याल है कि ये मिसकैलकुलेशन चल रही है हुक्मरान इत्तेहाद की, जो ये संगीनी को नहीं समझ रहे मामला की, सेनेटर साहब तकिया कर रहे हैं। सेनेटर साहब, कोई है मिसकैलकुलेशन इस किस्म की? कोई आपको लगता है कि मामला इन 6 दिनों में हल हो सकता है, या अगर सुप्रीम कोर्ट इंतहाई कदम की तरफ जाती है, और इंतहाई कदम जारी बात है कंटेम्प्ट की सूरत में हो सकता है, और अगर कंटेम्प्ट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को नोटिस भिजवा दिया जाता है तो फिर इंतहाई कदम तो हो जाएगा ये? देखिए, बात ये है कि जो अगर ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके ऊपर तो मैं क्या ही कमेंट कर सकता हूँ। मेरे तो कोई सोर्सेज नहीं है कि मैं ये बताऊँ कि अब ये होने जा रहा है, अब इसको सज़ा हो जाएगी, अब ये हो जाएगा। हमें तो ज़ाहिर है ना, हम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं जैसे PTI वाले बैठ जाते हैं और वहाँ पे जाके फैसले लिखवाते हैं, तो हमारे पास तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ठीक कर दूँ। ये जो 90 डेज़ का कह रहे हैं ना कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है और 90 डेज़ जो हैं वो ऊपर चले गए और वो बड़ा मसला हो गया है। ये 63A भी इसी आइन का हिस्सा था ना, जिसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वोट पड़ेगा और वोट काउंट भी होगा। कहीं नहीं लिखा हुआ, जिन्होंने आइन लिखा उन्होंने बताया कि हमने कोई ऐसी बात नहीं लिखी। मगर आप कमाल देखें कि ये उस आइन के हिस्से को भूल चुके हैं। चीफ जस्टिस साहब भी भूल गए हैं और ये हमारे जो भाई बैठे हुए ये भी भूल गए। और इससे पहले प्रेसिडेंस मौजूद थी कि आपने फ्लोर क्रॉस किया, आपने वोट कास्ट किया, आपका वोट काउंट हुआ, आप डिसीट हो गए, इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है। अच्छा, फिर भी इसके ऊपर ये डॉक्टर साहब कहते हैं कार्रवाई डाली। डॉक्टर साहब, सेनेटर है, मैं आपको नाम दे देता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं कि इससे पहले ऐसा हुआ है कि किसी ने, सुन ले, सेनेटर मंजूर काकड़ साहब हैं बाप पार्टी के, उन्होंने वो MPA थे बलूचिस्तान में, उन्होंने
फ्लोर क्रॉस करके वोट डाला, वो डी-सीट हो गए। अच्छा, और उन्होंने अगले साल इलेक्शन लड़के वो सेनेटर बन गए। और उनका वोट काउंट भी हुआ था। वोट काउंट हुआ उनका। ये मैं बता रहा हूँ, ये वो सहूलतकारी है कि इससे पहले ये होता रहा है कि वोट काउंट होता रहा, और उसके बावजूद क्या कहते हैं, ये सहूलतकारी तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अवाम को। और आप मजे की बात ये देखें कि 90 दिन पे कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लग गया है मुल्क पे। जब आरटीएस बैठा था तब मार्शल लॉ नहीं लगा, जब पनामा का गलत फैसला आया तब मार्शल लॉ नहीं लगा, जब व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनाई तब मार्शल लॉ नहीं लगाया, जब आपने नवाज शरीफ को तो बोल दिया कि ये हेड ऑफ पार्टी नहीं रह सकता क्योंकि ये डिस्क्वालिफाइड है, तो तब मार्शल लॉ नहीं था मुल्क के अंदर। तब सारा दूध और शहद की नहरें बहती थी। जब हमारे लोगों को तोड़ तोड़ के पीटीआई में डाला गया तब दूध और शहद की नहरें बह रही थी इस मुल्क के अंदर। आज जो है वो कह रहे हैं मार्शल लॉ लग गया। साबिर साहब ये बातें भी मौजूद है कि 90 दिन से ऊपर हुआ है। ये 2018 से पहले वाली कहानी भी गवर्नमेंट पहले चली गई थी 6 महीने। कुछ तो ठीक है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कुछ तो सदाकत है उसमें कि उसके बाद जो है वो इलेक्शन तभी हुआ जब नेशनल असेंबली का हुआ, तभी पख्तूनख्वा का भी हुआ। आपको याद है बेनजीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुई थी जिसकी वजह से इलेक्शन मजीद और डिले हो गए थे। तो इसकी क्या कहते हैं मौजूद कि प्रेसिडेंट जो है उसके बावजूद ये एक कहानी गढ़ी जा रही है कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, और वो लोग गढ़ रहे हैं जो सबसे बड़े एस्टेब्लिशमेंट के टॉप। साबिर साहब आप इतना हवा खड़ा कर रहे हैं मार्शल लॉ का, कहाँ है मार्शल लॉ मुल्क में? जमहूरियत है। मैं कहता हूँ, सुने ये बात कह रहे हैं ना हमारे अफनान भाई, इनके वालिद साहब बहुत अच्छे वालिद साहब के ये बेटे हैं और माशाल्लाह नौजवान हैं। सूरत हाल ये है कि ये जो कह रहे हैं कि 88 ये जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दफा, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, उसके बाद उसको लीगल कवर दिया गया उस डिले को। ये भी जरा चेक करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कवर दिया गया है वो डिले जो हुआ है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इलेक्शन। तो ये पहली गवर्नमेंट है, ये पहली रिजीम है जो कि जमहूरियत तो चाहती है लेकिन इलेक्शन के बगैर, हुकूमत चाहती है बगैर वोट के, यानी कि इलेक्शन का वजूद ही खत्म करना चाहते हैं। ये असल मसला ये है। पंजाब की क्या इन्होंने पंजाब की जब असेंबली तोड़ी इन्होंने चैलेंज किया? नहीं किया, बल्कि केयर टेकर सेटअप बनाया और तमाम लवाजमात और तमाम फवायद हासिल किए, समरात हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टूटी, क्या उसको चैलेंज किया? नहीं किया। तो जब ये चैलेंज नहीं किया तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन, इस पर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं किसी भी तरफ से। ये एक वो है फाशिस्ट तर्ज हुकूमत तो हो सकती है। मैं यही नुक्ता जरा डॉक्टर साहब से, साबिर भाई डॉक्टर साहब से इस पे जरा मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ये पनामा का वो जेआईटी और वो सारे बात कर रहे हैं, तो उसको भाई आप चैलेंज करें। सुप्रीम कोर्ट में उसको सजाएं हुई हैं, आपके हाई कोर्ट में केसेस पड़े हैं, हाई कोर्ट में जाएं, वहां पे जाके अपीलें फारिग करवाएं और अपनी सजाएं खत्म करवाएं। इसी पे डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा आखिर में कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अब दोनों जा चुके हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने 2018 में जो जमहूरियत के साथ हशर नशर किया, धांधली की, जो भी उनकी जराइम की चार्जशीट है उसके ऊपर अब आपकी हुकूमत है। अगर आप आज उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी, कोई एक्शन, कोई कमीशन कायम नहीं करेंगे तो ये पॉलिटिक्स के डोमेन में कहते रहेंगे उन्होंने ये किया, भाई आज शुरू कर देना चाहिए, बिस्मिल्लाह करें। देखें, हमने माजी में परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो स्पेशल कोर्ट बना के उसका पूरा डिसीजन आया और वो जो है उसको सज़ा हुई। हम इस चीज़ की हमने पहले ये वाला काम कर चुके हैं, हमने ही किए हैं इस तरह के काम। और जो है ये अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इदारा जो है खुद इनका एहतसाब करेगा। अगर वो इदारा एहतसाब नहीं करेगा तो फिर इवेंचुअली ये मामला कहीं और चला जाएगा। अफनान भी उनके 12.5 अरब रुपए का एहतसाब नहीं कर सके। वो जिन सहाफ़ियों ने खबर दी उन सहाफ़ियों को आपकी एफआईए ने उठा लिया। कम अज़ कम सहाफ़ियों के वो एहतसाब करने देते जनरल बाजवा का, वो भी नहीं करने दिया। नहीं, देखिए, मैं तो आपको वाज़ेह तौर पे ये कह रहा हूँ कि इन दोनों ने जो पिछले 6 साल की तबाह बर्बादी है, ये दोनों उसके ज़िम्मेदार हैं। इमरान खान को मुसल्लत करने वाले ये दोनों हैं। इमरान खान की सियासत को आज तक परवान चढ़ाने वाला जो है वो इनमें से एक बंदा है। वो आप जो आज इमरान शफकत का आज आया है वीलॉग, अगर आप वो सुने ना, आपको यकीन ना है कि इस मुल्क में ये आइन और कानून की बातें करते हैं। इस मुल्क में लोगों को कत्ल किया गया है पिछले 5-6 साल में, जो इनसे एग्री नहीं करते। शहीद अरशद शरीफ कत्ल हुए हैं। अरशद शरीफ को पीटीआई ने कत्ल करवाया, ये उसके अंदर बता रहे हैं, कहते हैं इमरान खान इन्वॉल्व है। उसके अंदर जो है वो अवतार आलम को गोली लगवाई गई, गोली मारी गई। ये जो है इमरान शफकत का आप सुन ले, कहते हैं वीलॉग, आप उसमें वो पूरा बता रहा है क्या कहते हैं ये वाले सारे मामले।
चल और खाली वो नहीं, अरशद जज जज अरशद बहुत मलिक बहुत शुक्रिया जस्टिस। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी भी हमारे साथ होंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। ब्रेक के बाद खुशामदेद। हुकूमती रहनुमा अदलिया से महाजराई का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। पीडीएम हुकूमत खुद ही ऐसे इकदाम कर रही है जिससे मुल्क में आईनी बहरान शदीद हो। आज कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक गैर मामूली इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जायदाद और टैक्स का मामला जेर गौर आया। हालांकि बहुत से आईनी माहिरीन की राय में यह इनफरादी मामला है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के दायरे अख्तियार में नहीं आता। याद रहे कि 4 मई को कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अय्याज सादिक के मुतालबे पर डेप्यूटी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने यह मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सपुर्द किया था और 15 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी। इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गुज़श्ता 10 बरसों में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स का ऑडिट न कराने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को तलब कर रखा है। इसके अलावा कौमी असम्बली की एक खुसूसी कमेटी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी तलब करने का फैसला किया है। हुकूमत के इन इक़दामात की माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती, इसीलिए यह तासुर उभर रहा है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पार्लियामान को अदलिया से बरसरे पैकार किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। जस्टिस साहब, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का जो टैक्स का मामला है या सासों का मामला है उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की गैर मामूली इजलास में डिस्कस किया गया है और इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी हाजिर जज का इस नौयत का मामला पार्लियामेंट की किसी कमेटी में बाकायदा तहकीक, तफ्तीश या मुहासबे के लिए पेश किया जा सकता है? जी नहीं, ये मेरे ख्याल में गलत कर रही है गवर्नमेंट और ये इसका रिएक्शन बड़ा खराब हो। अच्छा, तो इस नौयत के मामलात के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपना जो फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जहाँ तक कि जज का ताल्लुक है, किसी जज का, उसके मुतालिक उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी होती है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू करनी होती है और कोई तरीका नहीं है उसका। उसके लिए रेफरेंस फाइल करना होता है प्रेसिडेंट के थ्रू और फिर वो कार्रवाई आगे चलती है। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले फायदीसा साहब का जब केस चला था, उनकी वाइफ की तरफ अभी केस जो था वो भी रेफरेंस के थ्रू आगे बढ़ा था। इंडिविजुअली आप जज का नहीं कर सकते, किसी और का कर लें लेकिन जज का नहीं कर सकते। इससे पहले भी 2 मामलात हो चुके हैं तसादुम की सूरत में जस्टिस साहब। एक तो ये कि यह कहा गया पार्लियामेंट की तरफ से खासतौर पर कौमी असम्बली के फ्लोर पर कि इन जजों को तलब किया जाए और इनका एहतसाब किया जाए, इनको बुलाया जाए यहाँ पे कमेटियों के अंदर, यानी मुराद चीफ जस्टिस ऑनरेबल और उनके साथ वो जो 2 जज अहम जो इंतखाबात से मुतल्लिक केस है उसकी समाअत कर रहे हैं। और दूसरा मामला उस वक्त सामने आया जब ये कहा गया कि पार्लियामेंट के मामलात को अदालत में नहीं देखा जा सकता। तो तसादुम तो नज़र आ गया है, तसादुम तो खड़ा है इस वक्त अदालत के दरवाजे पर। ये तसादुम तो खैर वो देखिए, ये हमारी जो डेमोक्रेसीज हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी जिस पे हमारी भी डेमोक्रेसी बेस्ड है, उसमें एक प्रिंसिपल है व्हिच इज कॉल्ड द ट्राइकोटोमी ऑफ पावर। उसके मतलब ये होता है कि जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट जो है, ये तीनों अलग अलग हैं, इनकी सेपरेट पावर है, ये एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है और अगर कोई इस तरह करता है तो जहाँ तक कि आइन है हमारा, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की कोई चीज़ जजेस उसको नहीं कुछ डिस्कस कर सकते। अगर कोई कार्रवाई पार्लियामेंट में होती है, अगर जुडिशरी में कोई चीज़ होती है तो वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस पे ना किया जाए, इस पे अमल ना किया जाए तो बहुत ही कंफ्यूजन होगी और क्योटिक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, जो कि अभी हो रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि ये जो अदारे हैं वो एक दूसरे में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। और उस्मानी साहब, जो रिकॉर्ड तलब किया है अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कार्रवाई का, वो भी देने से वाज़ेह तौर पर इनकार किया, बल्कि उसके खिलाफ बाकायदा तकारीर की गई। तो ये क्या मुनासिब रवैया है? शायद आर्टिकल 68 है जो कहता है कि अदालत के यानी जज के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। मुसलसल डिस्कस किया जा रहा है गुज़श्ता कई हफ्तों से। वो तो सही है। देखिए, वो एक अलग चीज़ है। वो जो उन्होंने मांगी है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी वो समन कर सकती है, लेकिन जो कार्रवाई कोर्ट में पार्लियामेंट में हुई थी और जो चीज़ें उन्होंने कही थी, वो क्या कही थी तो उसी वक्त पता चलेगा जबकि वो चीज़ सामने आएगी। अगर जब वो सामने चीज़ आएगी, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आइन के खिलाफ है, तो फिर उसके लिए एक सेपरेट कार्रवाई शुरू हो सकती है
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं सकते आप कि कोई चीज़ अगर वो चाहती है पार्लियामेंट से मंगवाना या किसी से और इंस्टीट्यूशन से मंगाना, तो उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर अब बजाव फरमाने रोक नहीं सकते, लेकिन जिस तरह हुकूमत और पार्लियामेंट कह रही है कि हम नहीं मानेंगे, अगर वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे और वो उसके लिए मुख्तलिफ तरह से मामलात को उलझा रहे हैं, यानी मामला काबीना में ले जाया जाता है, काबीना से कायमा कमेटी में ले जाया जाता है, कायमा कमेटी से कौमी असम्बली से सेनेट, 4-5 मुख्तलिफ फोरम्स को इन्वॉल्व करके हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतूली करती है। तो अब किस किस का मुहासबा अदालत और किस किस से सवाल करेगी? तो बहुत मुश्किल कर दिया इन्होंने। वो यकीनन है, तो जो रिफ्यूज करना पड़ेगा। अगर रिफ्यूज कर देती है पार्लियामेंट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगी पार्लियामेंट के खिलाफ। पार्लियामेंट के स्पीकर खिलाफ को- भी हो सकता है एक्शन। हाँ, स्पीकर को नोटिस भेज सकती है कि आप ये फटाफट हमें पेश करें। फिर ये वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी वो प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। तो पार्लियामेंट के खिलाफ एक्शन स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ होगा या पार्लियामेंट एज होल तो नहीं हो सकता? स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन, क्योंकि वो कस्टोडियन है दोनों हाउसेस के। जी जी। बिल्कुल सही है। कल चीफ जस्टिस ने 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से एक तकरीब में भी खुल के उसका इजहार किया। पहले तो अदालत की समाअत तक मामला था, लेकिन वाज़ेह तौर पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमसे कोई ऐसी तवक्को ना रखी जाए कि हम आइन को छोड़ के किसी की हिमायत में खड़े हो जाएंगे, और आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या कल चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट हो, इसमें कोई इबाम ऐसा नहीं है मौजूद कि जिसके बाद हुकूमत को गुंजाइश निकाल सकती हो। देखिए, ये 90 दिन वाला मामला जो है, ये तो आइन में लिखा हुआ है। इसको सुप्रीम कोर्ट को इसके मुतालिक कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं थी, और वो मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ी सी एक्सटेंडेड बियॉन्ड देयर रूल्स अफेयर, और उन्होंने इसको सो मोटो नोटिस दे करके इसको एग्जामिन किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उनको करना ये चाहिए था कि वो 90 दिन इंतजार करते, और कोई अगर पिटिशन फाइल करता कोई पार्टी और कहती कि जी ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है और इलेक्शन नहीं हुए, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस देती और नोटिस भेजती और उनको बुलाती और उससे कहती कि जी आपने आइन के खिलाफ क्यों कार्रवाई की, तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बिलावजह इसमें मुलविस कर लिया और सो मोटो नोटिस दे करके डेट भी मुकर्रर कर दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है डेट मुकर्रर करना। ये सब उन्होंने कर दिया। अब जब इस चीज़ों में फंस गए, तो एक के बाद दूसरी चीज़ होती है, और नेचुरली जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हो, गलत या सही, तो उस पर उसको ओबे करना तो ज़रूरी है, क्योंकि वो फाइनल ऑर्डर होता है। उसको अगर चेंज करना है तो उसके लिए फिर आपको रिव्यू करना पड़ता है। रिव्यू जो है, जो पीडीएम ने रिव्यू तो फाइल की नहीं, जो कि उनको चाहिए था रिव्यू फाइल करने का। अगर वो समझते थे कि ये गलत था तो उनको रिव्यू फाइल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं फाइल की। तो इस सूरत में अब वो फाइनल ऑर्डर हो गया। जो फाइनल ऑर्डर होता है तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ओबे करना लाजमी हो जाता है, और ये काफ़ी मुश्किल में फंस जाएंगे पीडीएम वाले। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल बुरहान ख़त्म होने के बजाय बुरहान में से नए बुरहान जन्म ले रहे हैं, और रोज़ बरोज़ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो महाजराई की कैफियत है उसकी हिद्दत और शिद्दत में इजाफा हो रहा है। आपसे मुलाकात होगी।